ट्वीट से जुड़ने के लिए फिर आपका एक बार शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी से। परिचय की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही जानता हूं मैं कि किसी भी विषय पर कोई भी बात हो, उनसे निरपेक्षता, तटस्थता की 100% गारंटी आप ले सकते हैं। और हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट और एस्पायरिंग हिस्टोरियन, जेएनयू के फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, जो हमेशा सुर्खियों में आते रहते हैं, उमर खालिद। उनसे मेरी ये पहली बातचीत है। तो उमर और योगेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। योगेंद्र जी, मैंने आपकी एक तकरीर सुनी और पहला सवाल आप ही से लूंगा। वो ये है कि आज हम बात करना चाहते हैं कि इस वक्त कोरोना के लॉकडाउन में देश में इंडिविजुअल का, स्टेट का अगर कोई केस मुकदमा है तो उसका, सिविल लिबर्टीज का हाल क्या है, अगर इसको इस फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें तो आपने दिल्ली के सीए प्रोटेस्ट और उसके बाद जो दिल्ली के दंगे हुए और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके संदर्भ में एक बात कही। पहली बात यह है उसमें से, आपने कहा कि इस वक्त जब कोरोना से जंग लड़नी है तो देखिए पुलिस वाले क्या ज्यादती कर रहे हैं। मेरा कहना है, इंडियन स्टेट है सर, पूरा महाकाय स्टेट होता है, वो सारे काम करेगा, काम क्यों रुकने चाहिए? वो कानून की प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल संजय भाई, काम बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर का। कहीं दंगा फसाद हुआ है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप कोरोना के खिलाफ जंग में बाकी सब काम रोक दीजिए, कतई नहीं कह रहा। लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। अंडमान निकोबार और मेघालय का एक एक किस्सा बता दो। अंडमान निकोबार में 3 दिन पहले एक व्यक्ति को, एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछा कि कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं उनसे फोन करने पर किसी व्यक्ति को दंडित क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा। उसके खिलाफ केस, उसको अरेस्ट। मेघालय में एक व्यक्ति ने कहा कि आप कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर इस गांव के नजदीक क्यों बना रहे हैं, यहां आबादी है, आप वहां हवाई अड्डे की पट्टी है, वहां क्यों नहीं ले जाते, ये सुझाव दिया। उसके खिलाफ केस, उसको अरेस्ट किया गया है। असम में अखिल गोगोई एक केस में बरी होते हैं, जेल के बाहर पुलिस खड़ी होती है, उनको दूसरी जगह ले जाती है, उसके बाद तीसरी जगह ले जाती है। और जो दिल्ली में हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पुलिस बाकी काम छोड़ दे, बिल्कुल करे। लेकिन अगर पुलिस के पास इस तरह के काम करने के लिए समय है, जिसके मैंने कुछ उदाहरण दिए, तब तो आपको सवाल उठाना पड़ता है कि भाई आजकल आपके पास इतनी फुर्सत है क्या? जो दिल्ली में हो रहा है वो, अगर दंगों के बारे में निष्पक्ष जांच हो तो निश्चित सही है, होनी चाहिए। लेकिन आप ही सोचिए, दंगों में हुआ क्या? दंगों से पहले भूमिका थी। अगर दिल्ली में शाहीन बाग में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें से किसी में एक भी भड़काने वाला भाषण हुआ है जो कि कम्युनिटीज को भड़काता हो, हिंसा को भड़काता हो, तो जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए इसमें से कौन सी जांच हुई है, कौन सी जांच नहीं हुई है। इसलिए यह संदेह पैदा होता है कि जो हो रहा है वो एक तरफा है। और कोरोना के इस संकट की आड़ में, जबकि मीडिया का ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, न्यायालय खुले नहीं हुए हैं, इसकी आड़ में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसके बारे में मुझे और आपको सतर्क रहना चाहिए, चिंतित होना चाहिए? मैंने वो सवाल पूछा है। बिल्कुल सही। उमर, आपको क्या वजह लगती है कि ये जो अचानक गतिविधियां बढ़ी हैं, एफआईआर की, गिरफ्तारियों की, इसकी वजह क्या हो सकती है आपके मुताबिक? देखिए, वजह तो ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही गृह मंत्री द्वारा संसद के अंदर क्लियर कर दिया गया था। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्लियर है कि जो विरोध की आवाजें हैं इस सरकार को पसंद नहीं है, और खासतौर से विरोध की आवाजें जो आंदोलन में, सीए के खिलाफ आंदोलन में निकल कर आई थी, उनको दबाने का एक मौका देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। और लॉकडाउन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लॉकडाउन ऑफ राइट्स, कि हमारी सिविल लिबर्टीज को ही लॉकडाउन कर दिया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बात योगेंद्र यादव जी ने बोली, मैं उसमें एक बात और ऐड करूंगा। एक तरफा तो है ही ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर से जो कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो क्लियरली यहाँ जो सीए के खिलाफ आवाजें उठ रही थी उनको जेल के अंदर बंद करने का लंबे लंबे समय तक,
और इस चीज का फायदा उठाने का कि आज के वक्त में लॉयर्स मिलने मुश्किल हैं, आज के वक्त में कोर्ट्स भी पार्शियली चल रहे हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर नहीं हो पाएगा उतना क्लोजली। तो उनको लग रहा है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये लॉकडाउन का पीरियड, जहां जितनी भी आवाजें पिछले 3-4 महीने में उभरी थी उनको दबा दिया जाए। अगर आज आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों से बात करें तो वहां एक डर का माहौल है। जो 2-3 गिरफ्तारियां जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुई हैं, कि अब उनको लग रहा है कि हमारी गिरफ्तारी अगली तो नहीं होने वाली। वहां पुलिस रोज 10-11 लोगों को बुलाती है बातचीत के नाम पे। और आप खुद सोचिए, जब सोशल डिस्टेंसिंग को बोला जा रहा है, वो सोशल और लॉकडाउन किया जा रहा है, इज दिस नॉट अ मॉकरी ऑफ द लॉकडाउन? इज दिस नॉट अ मॉकरी ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के रोज 10-11 लोग घर से निकल के थाने तक जाते हैं, जब दुनिया भर में ये बोला जा रहा है कि जेलों को खाली किया जाए, हमारी सरकार छात्रों को, कार्यकर्ताओं को, एक्टिविस्ट को जेल के अंदर डाल रही है बहुत फ्लिम्जी चार्जेस पे, बहुत फ्लिम्जी एविडेंस पे। बल्कि मैं बोलूंगा कि एविडेंस के बतौर पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया है, जितना रिमांड मांगा है और जितना बेल रिजेक्ट किया है। जिसमें से एक 3 महीना प्रेग्नेंट महिला भी है, सफूरा जरगार, जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया इंचार्ज थी, जो मीडिया से कोऑर्डिनेट कर रही थी। आज ही मैं एक वायर में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनको टारगेट इसलिए किया गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के वो और मीरान एडमिन थे, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का काम ये था कि मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके उस प्रोटेस्ट की कवरेज करवाना। तो क्लियरली एक अटेम्प्ट है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जितने प्रोटेस्ट साइट आए थे उनको दबाने का, कुचलने का, और इसी बहाने एक ऐसा माहौल बना देने का कि फिर से कभी सीए का विरोध या किसी सरकार की नीति का विरोध ना हो। तो देखिए, जो पुलिस कह रही है या पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था के लोग हैं वो जो कहते हैं वो तो ये है कि ये सीए का प्रोटेस्ट का जो आखिरी दौर था उसमें बहुत इस तरह की बातें हुई, प्रोवोकेशन किया गया, जिसके रिजल्ट के तौर पर दिल्ली के दंगे भड़के हैं। तो इस बारे में वो आपके सामने कोई सबूत तो रखते होंगे, कारण कि अगर यूएपीए जैसा एक्ट लगाया है तो उसमें उनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्या चार्ज है। देखिए, आजकल कोई भी मजेदार बात यह है कि कोई भी चार्ज हमको पुलिस की तरफ से नहीं पता चलता है। वो चार्ज हमको पहले बीजेपी के आईटी सेल द्वारा ट्वीट किया जाता है, उसके बाद जो राइट विंग मीडिया है उस पर प्राइम टाइम चलाती है, वीडियोस को एडिट करके, क्लिप करके, मतलब आगे की लाइन हटा दी जाएगी, पीछे की लाइन हटा दी जाएगी, कि आपके स्पीच का संदर्भ, आपके जो सही में स्पीच दिया गया है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, और उसके 3 या 4 दिन बाद एफआईआर हो। तो और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मतलब ये 2-3 बार एक पैटर्न बन गया है। तो चार्जेस आजकल पुलिस की तरफ से एक्सप्लेन नहीं किए जाते, पहले एक कहानी बनाई जाती है, जैसे हमारे गृह मंत्री क्रोनोलॉजी समझाया करते थे, ये भी एक क्रोनोलॉजी ही है कि पहले एक कहानी आईटी सेल के लैब में बनाई जाती है, उसको बाद में दिया जाता है मीडिया चैनल्स को टू टेस्ट वाटर्स के उसका क्या कितना उसको बेचा जा सकता है, और उसके बाद वो एक पुलिस कंप्लेंट के फॉर्म में आता है। और ये बहुत खतरनाक है, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कहीं पहुंचने के लिए। एक कहानी, एक स्क्रिप्ट पहले से दिया गया है, और उस स्क्रिप्ट के आधार पे अब किरदारों को ढूंढा जा रहा है, कैरेक्टर्स को ढूंढा जा रहा है कि उसमें किसको इम्प्लीकेट किया जाए। आप खुद सोचिए, अगर आपको स्टूडेंट्स का इन्वेस्टिगेट करना है, आपको स्टूडेंट से बातचीत करनी, जैसे योगेंद्र जी ने बोला, स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू डू इट, स्टूडेंट्स जाके कोऑपरेट भी कर रहे हैं, किसी ने अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बुलाया पुलिस लोग को, जाके मिला नहीं है उन लोगों से। लेकिन एक बार भी क्या उन लोगों का पूछताछ हुई जो उस दिन वहीं जाफराबाद में जाके दंगा भड़काने वाली स्पीचेस दे रहे थे, या जो दिल्ली के चुनाव में दंगा भड़काने वाली स्पीचेस दे रहे थे? या फिर दिल्ली पुलिस इस बात को मान रही है कि दिल्ली पुलिस हैज 2 रूल्स, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के लिए उनके पास एक रूल है कि उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, और बाकी जो आम लोग हैं उनके पास, उनके प्रति एक रूल है। आप खुद सोचिए, जब हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो उस वक्त दिल्ली पुलिस का जवाब कि वक्त ठीक नहीं है कि हम कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर करें। तो उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो आम छात्र हैं, आम कार्यकर्ता हैं, जिनको आज के वक्त में वकील मुहैया कराना भी मुश्किल हो रहा है, आप इस लॉकडाउन का इस्तेमाल करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सफूरा के बारे में सोचता हूँ, जो मतलब इस समय तिहाड़ के कंप्लीट आइसोलेशन में है, वहाँ जो आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन जेल में है, एक गर्भवती महिला, आप उस पे क्या बीत रही होगी, जिसका सिर्फ काम ये था कि वो मीडिया से कोऑर्डिनेट करती थी जामिया स्टूडेंट्स के एक्टिविज्म को। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल फिर योगेंद्र जी से इंटरप्रिटेशन चाहूंगा मैं। वो ये है कि जैसा आपने ठीक ही कहा कि हम अखबारों में सोर्स बेस्ड स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आपके केस के डिटेल में जाए बगैर अगर मैं सिर्फ फैक्ट के तौर पर ये समझना चाहूं कि क्या स्टेटस है। हमने ये सुना कि आपका नाम एफआईआर में है, या एफआईआर में सिर्फ
टेक्स्ट में जिक्र है, एक्यूज नहीं है, और आप पर यूएपीए लगा है या नहीं लगा है? अब जितना जैसे आपको नहीं पता और वैसे ही मुझको भी नहीं पता, ये इतना वेग है। मतलब ऐसा मजेदार दौर है हमको कि अपने बारे में खबर मीडिया से मिलती है और कंफ्लिक्टिंग खबरें मिलती हैं, और मीडिया में जो आज के वक्त में मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, मतलब खास तौर से जो उनका प्रचार करते हैं, उसमें समझ में नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है। तो फ्रैंकली मुझे पता नहीं मेरे खिलाफ एक्विजिशन है, चार्ज है, एफआईआर है, क्या है। अगर कुछ है तो पुलिस मुझसे टच पुलिस में ने आएगी। आपको अभी तक विजिट नहीं किया है? नहीं, विजिट भी नहीं किया है, कॉल भी नहीं किया है, और उनके पास जबकि मेरे सारी डिटेल्स हैं। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन योगेंद्र जी, बिल्कुल ही आपने उम्र की, बेसलेस। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि खबर छपी है कि उमर के खिलाफ एक्शन है, लेकिन उमर के पास अभी कुछ पहुंचा ही नहीं। और ये एकमात्र किस्सा नहीं है, जगह जगह ऐसा हो रहा है। ये सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले बन रही है। देखिए संजय भाई, मैं कम से कम 100 एनटीसीए रैलीज में गया, मैं वहां बोला। उमर की भी मैंने 5-7 स्पीचेस तो लाइव देखी वहां, और मैं उससे पहले उमर को बहुत अच्छे से जानता नहीं था। 6-8 महीने पहले से मेरी कोई बहुत व्यक्तिगत जान पहचान नहीं, और अखबारों में पढ़ के मैं सोचता था किस तरह की इनकी राय होगी। ये जो 100 जगह पे मैं गया हूं, कोई एक भी जगह नहीं थी जहां भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बुलंदी के नारे ना लगे हों, भारत की जय के नारे ना हों, जहां संविधान की, अंबेडकर की, गांधी की बात ना की गई हो। एक जगह पे मैंने नहीं सुना जहां हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोई बात हुई हो। आउट ऑफ द वे जाके हिंदू मुस्लिम एकता की बात हर जगह हो रही थी। मैं चाहता हूं सरकार एक एविडेंस लेके आए। हर्ष मंदिर पे किया वो जो स्पीच आपने देखी थी, वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, उस स्पीच के ऊपर ये किया जा रहा है। यही बात उमर खालिद की स्पीचेस पे भी निकलेगी, आप इसको देख लीजिए। एक और साथी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, खालिद सैफी, जिन जो फिलहाल जेल में हैं, जिनके बारे में और भी स्ट्रिक्ट केसेस लगा दिए। अब उस व्यक्ति को मैं कई समय से जानता हूं, और इस पूरे आंदोलन में उनके साथ मेरा काफी नजदीकी से ताल्लुक रहा था। मैंने अपनी आंख से देखा है वो व्यक्ति, जबकि लोग कह रहे थे कि नहीं, धरने से काम नहीं चलेगा, सड़क पे आओ, और वो खालिद सैफी उनको सबको कह रहा है कोई सड़क पे नहीं आएगा, कोई ऐसी बेवकूफी की हरकत नहीं होगी, कोई व्यक्ति बेजा हरकत नहीं करेगा, कानून संविधान के खिलाफ कुछ हमें नहीं करना है। वो जो सबको समझा रहा है, मना रहा है, डांट रहा है, उस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है कि आपने दिल्ली के दंगे भड़काए। सुना है उमर खालिद के ऊपर भी ये है कि आप दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड हैं। भाई, या तो मैं इतना बेवकूफ हूं कि जिन लोगों को मिलता हूं उन लोगों के बारे में इतना भी नहीं पता कि मैं इतने बड़े क्रिमिनल के साथ बैठा हुआ हूं, या ये सारी की सारी चीज विशुद्ध मजाक है, बकवास है। क्या कर रहे हैं ये लोग? और यूएपीए लगाना इसके खिलाफ। यूएपीए कानून जो है ये टेररिस्ट लोगों से डील करने के लिए बना है। इस देश में दंगे पहले भी हुए हैं, मर्डर्स भी हुए हैं, और उस सब के लिए कानून है। आप जो मर्डर का कानून है उसमें लाइए, आप दंगे के लिए सामान्य सजा जो है उसके अंदर लाइए। क्यों यूएपीए लगा रहे हैं? क्योंकि यूएपीए के तहत आपको, पुलिस को, कोर्ट को बताना भी नहीं पड़ेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस क्या है। चार्जेस भी नहीं बताने पड़ेंगे। 3 महीने तक कुछ आपको एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखाना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के खिलाफ है क्या। इसलिए सिर्फ यूएपीए लाया जा रहा है। अगर ये न्याय के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? मैं चाहता हूं दिल्ली के दंगों की इन्वेस्टिगेशन हो, और वो इन्वेस्टिगेशन में मुझे विश्वास है हिंदू भी फंसेंगे, मुसलमान भी फंसेंगे। मैंने आपके साथ बातचीत में कहा था, बिल्कुल स्पष्ट है, पत्थर दोनों तरफ से चले, गोलियां दोनों तरफ से चली, भड़काव का काम दोनों तरफ से हुआ होगा। इस देश में पुलिस और न्याय व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन में तो दिखाए, कम से कम दिखावा तो करे कि भाई हम दोनों की जांच कर रहे हैं। बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा वो तो निकलेगा, कम से कम इतना दिखावा तो कर दीजिए, लोगों को थोड़ा तो भरोसा बने कि आप जांच तो कर रहे हैं। वो कपिल मिश्रा जो कि टीवी के सामने खड़े होके बयान देते हैं, खुद उस क्लिप को दुनिया भर में सर्कुलेट करते हैं, उनको बुला के, मैं नहीं कहता अर्नब गोस्वामी की तरह 12 घंटे, कम से कम 12 मिनट उनसे पूछ तो लीजिए, हुजूर आप ये क्या कर रहे थे?
ये जो FIR तो बड़े कर बड़े लो। मंत्री हैं उनको एक चिट्ठी तो डाल दीजिए कि सर ये आपका जो बयान है इसके बारे में आप हमें, जब ये मंत्री है, मंत्री को बुलाते आपको डर लगता है, उससे आप एक चिट्ठी लिख के तो मांग लीजिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने भड़कावे का बयान दिया, ये गोली मारो, पता नहीं आपने सालों को कहलवाया था, क्या कहलवाया था। मंत्री से पूछ तो लीजिए, हुजूर आप कर क्या रहे थे। ये अगर नहीं होता, अगर ये प्रश्न भी नहीं पूछे जाते, जांच का दिखावा भी नहीं होता, कौन इस देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास करेगा। आज आप खेल खेल लीजिए जो खेलेंगे संजय भाई, इसके नतीजे 20 साल, 30 साल, 50 साल में होते हैं। याद है आपको जब 1984 के दंगों में जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, आपको याद है, तब कांग्रेस का राज हुआ करता था, जो फ्रॉड हुआ था इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, और उसने सिख समुदाय के मन में कितने गहरे जख्म भरे थे, कितने सालों तक वो जख्म चले थे। क्या हम उसकी एक और शुरुआत कर रहे हैं? यही मेरा निवेदन है एक भारतीय के नाते। आप जांच कीजिए, एविडेंस लाइए, लोगों को इतना तो भरोसा हो कि आप पूरी जांच कर रहे हैं, ताकि आपके अब निष्कर्ष में भरोसा करने का मन तो करे। जी, आपकी ये बात जो है बहुत कंपेलिंग है, लेकिन पता नहीं अब बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा है कि शायद ये होगा नहीं। उसमें एक नई बात आ गई है। नई बात ये है कि जब कोरोना वायरस जैसा एक बहुत ही बड़ी आफत आई भी है, और ऐसे में लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेट और किसी भी सरकार की ताकत, उसके डिस्क्रिशनरी पावर, वो सब बढ़ जाते हैं। जहां ऑलरेडी संघर्ष इस बात का है कि इंडिविजुअल कुछ नहीं है, आइडेंटिटी सब कुछ है। इस नैरेटिव में हम ऑलरेडी फंसे हुए थे। उसके बाद अब जो हालात हैं, और उसमें जो आपने कहा कि कम से कम बेसिक नियम उसूलों का पालन तो कर लो, जो एक कानून के राज में जरूरी होता है। तो अब दांव पर क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि यहां से हालात और बिगड़ेंगे। जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है, उसकी लिबर्टी का सवाल है। संजय भाई, दाव पे तो लोकतंत्र है, सीधी सीधी बात है। जो हो रहा है, देखिए वैसे भी हिंदुस्तान का लोकतंत्र कोई बहुत शानदार अवस्था में नहीं था फरवरी के महीने तक। जो कुछ कई चीजें हो चुकी थी वो सब हो चुकी थी। अब जो बचा खुचा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मैं कोई ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि आपके चैनल को मानहानि में मैं फंसवाना नहीं चाहता। मैं तो बोल दूं जो सच बात मुझे महसूस होती है। लेकिन जो हो रहा है वो क्या कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने वाला है। तमाम संस्थाओं में जो हो रहा है, जो गवर्नर कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इस टाइम व्हाट इज एट स्टेक इज द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, what is at stake is democracy in this country, what is at stake is the minimal rights provided by the constitution। उसका जो संघर्ष है, और दुनिया भर में हम देख रहे हैं, जैसा आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इसका बहाना बना के हंगरी में जो हुआ है आपने देखा ही होगा, इसका बहाना बना के इसकी आड़ में कुछ दूसरे खेल हो रहे हैं। और मुझे महसूस होता है, कहना चाहता हूं, आज इसकी आड़ में कुछ कर लिया जाए, दीर्घ काल में इसका देश पर क्या असर होगा, हमारी छवि पे क्या होगा, हमारे देश के भविष्य पे क्या असर होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के साथ हम न्याय नहीं कर रहे। बिल्कुल। उमर, योगेंद्र जी ने संघर्ष का जिक्र किया। आपसे समझना चाहूंगा कि अब आपका आगे का रास्ता, आपका आगे का संघर्ष, व्हाट डू यू डू फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, क्लियरली अभी के वक्त में अगर कल को कोई कानून के दायरे में मतलब कोई लीगल लड़ाई लड़नी हो तो उसको लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, और जितने लोग जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनकी लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के लिए ही छोड़ देते हैं। अभी जरूरी है कि इस आड़ में ये करके जो लोकतंत्र की आवाजों को दबाने की कोशिश थी, वो नहीं दबनी चाहिए। तो जो इस आड़ में करी जा रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो छात्रों के बीच में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है उसको तोड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। तो हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वक्त भी जो एकता 3-4 महीने में दिखाई थी, देखिए दिसंबर से लेके मार्च तक हिंसा हुई, फरवरी में दंगे कराए गए फरवरी में, और अब मीडिया का इस्तेमाल करके जो सीए के खिलाफ बोल रहे थे उन्हीं को दंगाई हमला किया जा रहा है। लेकिन उन दिनों में हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो हमारे एकता में थी और हमारे नंबर्स में थी। आज नंबर्स चले गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लोग अपने घरों में बंद हैं।
और उनको लग रहा है एकता भी नहीं है, लेकिन उस एकता को बचा के रखना है, सबसे जरूरी ये है। अगर हम एकता को बचा के रखेंगे तो ये मुश्किल दौर है, लेकिन इसके बाद भी हम निकलेंगे इसके बाहर, जी और लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल। योगेंद्र जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। मेरा सवाल ये है कि ये जो एक कुछ शब्द चले हुए हैं नैरेटिव में, और वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं इस नैरेटिव के, वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्केल के हैं। लेफ्ट है, लिबरल है, सेक्युलर है, एंटी नेशनल है, इस तरह के जितने लफ्ज हैं आपके सामने, ये जो पूरा नैरेटिव है, इसको बदल पाने की कहीं कोई गुंजाइश आपको दिखती है, या अब ये तो बिल्कुल अनइवन लड़ाई हो गई है, ऐसे ही चलेगा? इस क्षण लड़ाई बिल्कुल अनइवन है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देश लॉकडाउन में है और जिन्हें पूरी तरह से फ्रीडम है इस वक्त, रूलिंग पार्टी, उसके नजदीक के लोग, पुलिस प्रशासन, सबका इस्तेमाल करते हुए एक तरफा लड़ाई कर रहे हैं। और जहां से उम्मीद हो सकती थी मीडिया और जुडिशरी, और वहां कुछ हो नहीं रहा, बल्कि कई बार उनसे मदद ही हो रही है इस सब चीज की। लेकिन ये याद रखिए, ये वक्त बहुत देर तक चलता नहीं। इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी में लगता था कि कौन मुकाबला करने वाला है। आप और मैं कम से कम इतने बड़े थे कि आंख खोल के देख सकते थे उस वक्त की इमरजेंसी में क्या हो रहा था। एक क्षण था जब लगता था कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे तो 20 साल चला ले। वो 20 महीने नहीं चला पाए। कुछ होता है लोकतंत्र में, जो लोग एक बार लोकतंत्र का स्वाद चख लेते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं झेल पाते हैं इन चीजों को। और मुझे लगता है कि कोरोना की लड़ाई के अंदर सरकार का जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा है, खास तौर पे मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ है, और जो न्यूनतम रिलीफ मिलना चाहिए वो देने में जिस तरह की कोताही हुई है, उससे कई लोगों की आंख खुलनी शुरू होगी। और एक बार आंख खुलेगी तो बात दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। तो कोरोना, राज व्यवस्था, पुलिस और इंडिविजुअल की सिविल लिबर्टी पर इस चर्चा में शामिल होकर के आप लोगों ने जो राय रखी, उसके लिए बहुत शुक्रिया।